नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप बहुत बेहतरीन होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। एक बार फिर से एक बार फिर से हम सभी हाजिर हैं आप सभी के लिए एक और नए टॉपिक के साथ। चैप्टर हम कर रहे थे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। शरीर द्रव्य एवं परिसंचरण का चैप्टर कर रहे थे। शरीर द्रव्य एवं परिसंचरण वाला चैप्टर कर रहे थे और इसके अंदर हमने एबीओ ब्लड ग्रुप को क्वालिटी के साथ एनसीईआरटी हाईलाइट की मदद से कंप्लीट किया। एबीओ ब्लड ग्रुप को कंप्लीट किया और इसके अंदर हमने बताया था कि चार प्रकार के रक्त समूह मिलेंगे। चार प्रकार के रक्त समूह मिलेंगे, ए, बी, ए बी और ओ। इन चारों की बात की थी कि इनको ये नाम क्यों दिया गया है। बेसिकली इसका नामकरण होता है आरबीसी की सतह पे प्रतिजन के आधार पर। अगर आरबीसी की सतह पर ए प्रतिजन है तो ब्लड ग्रुप ए होगा। बी प्रतिजन है, बी ब्लड ग्रुप। ए बी प्रतिजन है, दोनों हैं तो ए बी ब्लड ग्रुप। और प्रतिजन नहीं है तो जीरो या ओ ब्लड ग्रुप। उसी प्रकार प्लाज्मा में होती है एंटीबॉडी। जिस प्रकार आरबीसी पर होते हैं प्रतिजन, उसी प्रकार उस ब्लड ग्रुप के प्लाज्मा में होगी एंटीबॉडीज जो इसके विरुद्ध होगी। जब आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपकी एंटीबॉडीज क्या होगी, एंटी बी। एंटी लगाना आगे जरूरी है। अगर रक्त समूह बी है तो एंटी ए होगी, ए बी है तो अनुपस्थित होगी, ओ है तो एंटी ए और बी दोनों होगी। अच्छे से याद रखना। रक्तदाता समूह दिए गए हैं, यानी कि ए ब्लड ग्रुप को कौन कौन ब्लड दे सकता है, ये वाला थोड़ा अच्छे से याद रखना है। ए ब्लड ग्रुप को कौन कौन दे सकता है, तो एक तो ए को खुद ए दे सकता है और एक ए को ओ दे सकता है। ओ जो होता है वो सर्वदाता है, यानी वो सभी को दे सकता है, सर्वदाता है। इसलिए ओ को सभी में अंदर अपने को देखने को मिल रहा है। ओ ओ ओ ओ चारों के अंदर है, मतलब वो सर्वदाता है। यस। उसके बाद बी को कौन ब्लड दे सकता है, एक तो बी दे सकता है, एक ओ दे सकता है। ए बी को कौन दे सकता है, तो ए बी को सभी दे सकते हैं। ए बी भी दे सकता है, ए भी दे सकता है, बी भी दे सकता है और ओ तो सबको देता ही है। तो ए बी को अगर सभी दे सकते हैं तो ये सभी से लेता है, इसका मतलब वो सर्वग्राही है। वो क्या है, सर्वग्राही है। और ओ जो है ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसको केवल ओ ही दे सकता है। ओ को अन्य कोई भी ब्लड ग्रुप ब्लड नहीं दे सकता। क्या मेरी बात समझ में आई थी। उसके बाद कुछ बात की थी कि जब आप रक्त चढ़ाते हैं एक दूसरे में तो उसके अंदर डोनर कंपेबिलिटी को चेक करना होता है कि कौन सा किसको दे सकता है। अगर आप ब्लड ग्रुप ए ले रहे हो, है ना, तो ए को या तो ए दे सकता है या ओ दे सकता हो। तो आप ए को ए बी वाला जब रक्त चढ़ाने जाओगे, ए ब्लड ग्रुप को अगर भूल से आप ए बी वाला रक्त चढ़ा रहे हो, हालांकि पहले मिलान किया जाता है, सारी चीजें ऐसी गलती होती नहीं है, लेकिन ये केस है एक। अगर आप ए को ए बी का ब्लड ग्रुप चढ़ाओगे तो रक्त स्कंदित हो जाएगा, अंदर ही जम जाएगा, रक्त अंदर ही जम जाएगा और आरबीसी जो है उसके नष्ट होने की संभावना रहती है। तो ये गंभीर परेशानियां हैं, मृत्यु भी हो सकती है। क्या हो सकती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसलिए दूसरे का रक्त ऐसे नहीं चढ़ाया जाता, पहले चेक किया जाता है आराम से। ठीक है। अब एक दूसरा जो फैक्टर है, अब ये तो चीज बता दी थी मैंने कि सर्वदाता कौन सा है, ओ। ओ में भी अगर सर्वदाता की डीप में बात करूं तो ओ नेगेटिव को सर्वदाता कहते हैं। नीट लेवल पे यहाँ पे नेगेटिव लिखना आना जरूरी है। ओ नेगेटिव सर्वदाता है और ए बी पॉजिटिव जो है वो सर्वग्राही है। क्या मेरी बात समझ में आई। ये आपको याद रखना है, ये आपको क्या करना है, याद। ये नेगेटिव पॉजिटिव किसको बता रहे हैं, ये नेगेटिव पॉजिटिव बता रहे हैं आर एच कारक को। किसको बता रहे हैं, आर एच फैक्टर या आर एच कारक को बता रहे हैं, जिसके बारे में नेक्स्ट अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, इतना अगर याद रहेगा, इतना अगर याद रहेगा तो आइए आइए आर एच कारक को भी पढ़ लेते हैं, आर एच समूह को भी पढ़ लेते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई। अब क्या हुआ, चलो ए बी रक्त समूह तो हमने पढ़ लिया। आर एच क्या होता है सर, आर एच क्या होता है, तो हुआ ये है, ये भी एक प्रकार का क्या है, एंटीजन है या प्रतिजन है। ये आर एच जो है एक प्रकार का क्या है, एंटीजन या प्रतिजन है। अगर ये एंटीजन प्रतिजन है तो ये कहाँ पाया जाएगा, आरबीसी की सतह के ऊपर ही पाया जाएगा, वही चीज है। ठीक है। अब होता क्या है, बेसिकली ये जो है आर एच फैक्टर जो है या आर एच समूह जो है या आर एच प्रतिजन जो है, ये आपको मिला था मका का रीसेस नामक बंदर के अंदर। मका का रीसेस नामक बंदर के अंदर ये पाया जाता था। इससे ही अपने को पता चला कि ये फैक्टर है। फिर मनुष्य के अंदर जब देखा गया तो मनुष्य के अंदर भी ये मिलता है, यानी खोजा ये किससे गया था, मका का रीसेस बंदर से खोजा गया था और इसके अंदर ये पाया जाता है। ठीक है। अब चीज ये है कि सभी मनुष्यों के अंदर तो ये नहीं पाया जाता है। 80% जो मनुष्य हैं उसके अंदर आर एच फैक्टर होगा। कितने प्रतिशत व्यक्तियों के अंदर होगा, 80% व्यक्तियों के अंदर।
ठीक है, संसार के अंदर की बात हो रही है। आइए अपन एनसीईआरटी के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक अन्य प्रतिजन या एंटीजन जो है वो आरएच है, जो लगभग 80% मनुष्यों में पाया जाता है। कितने? 80% ह्यूमन में ये पाया जाएगा। तथा यह आरएच एंटीजन रीसेस बंदर में पाए जाने वाले एंटीजन के समान है। मका का रीसेस पूरा नाम है, इसने सिर्फ रीसेस दिया है। तो रीसेस बंदर में पाए जाने वाले एंटीजन के समान होता है ये आरएच एंटीजन। यस, ऐसे व्यक्ति जिनमें ये आरएच एंटीजन होगा उसको आरएच पॉजिटिव कहेंगे। अगर आरएच कारक है, ये आरबीसी है और उसके ऊपर आरएच फैक्टर दिख रहा है, तो वो व्यक्ति क्या होगा? आरएच पॉजिटिव होगा। आरबीसी की सतह पे आरएच फैक्टर नहीं मिल रहा है तो वो व्यक्ति क्या होगा? आरएच नेगेटिव होगा। यानी जिसके अंदर आरएच पाया जाता है उसको क्या कहेंगे? आरएच सहित या आरएच पॉजिटिव, और जिसमें नहीं होता है उसको बोलेंगे आरएच हीन या आरएच नेगेटिव। यस, अब ये बात तो हो गई। उसके बाद इसमें भी थोड़ा दिक्कत है। इसमें भी क्या है? थोड़ी दिक्कत है। दिक्कत ये है कि यदि आरएच नेगेटिव के व्यक्ति के रक्त को आरएच पॉजिटिव के साथ मिलाओगे तो दिक्कत होगी। आरएच नेगेटिव के रक्त को आरएच पॉजिटिव के साथ मिलाओगे तो दिक्कत होगी। कैसे? आइए समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मेरे पास एक आरबीसी है और एक दूसरे की आरबीसी है। इस आरबीसी के अंदर मैंने देखा कि इसके पास आरएच फैक्टर नहीं है। इसके पास तो आरएच फैक्टर नहीं है, लेकिन इसके पास आरएच है। इसके पास क्या है? आरएच फैक्टर है। जब जब हम इनको आपस में मिलाएंगे तो यहाँ पे आरएच प्रतिजन नेगेटिव के विरुद्ध प्रतिरक्षी बन जाएगी। अब ये जो नेगेटिव है जिसके पास आरएच नहीं है, ये जो नेगेटिव है जिसके पास आरएच नहीं है, वो इस नए आरएच को देखेगा। जब आप मिलाओगे जब ब्लड मिलाओगे तो इसके पास तो है नहीं आरएच कारक। जब ये किसी आरबीसी को देखेगा जिसके पास आरएच कारक है तो ये बनाएगा प्रतिरक्षी। इस आरएच के विरुद्ध प्रतिरक्षी बनाएगा इस आरएच कारक के विरुद्ध। कौन? जिसके पास नहीं है वो प्रतिरक्षी बनाएगा कि इसको मारो, और वो प्रतिरक्षी इस आरएच वाले को मारेगी। आरएच को मारेगी तो साथ साथ में आरबीसी भी खत्म करेगी। आरएच को मारने की कोशिश करेगी तो आरबीसी नष्ट करके मारेगी। तो आरबीसी क्या होगी? नष्ट होगी। और आरबीसी जब नष्ट हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। आरबीसी नष्ट होगी तो दिक्कत हो जाएगी, मृत्यु भी हो सकती है। तो ये चीज एक दिक्कत है। इसका एक रोग भी है, अपन अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे डिटेल के अंदर। पहले इसको देखते हैं। यदि आरएच नेगेटिव के व्यक्ति के रक्त को आरएच पॉजिटिव के साथ मिलाओगे तो व्यक्ति में आरएच नेगेटिव के विरुद्ध विशेष प्रतिरक्षी बन जाती है। नेगेटिव जो है उसके अंदर इस प्रतिजन के विरुद्ध क्या बनेगी? प्रतिरक्षी। अतः रक्त आदान प्रदान के पहले आरएच समूह को मिलाना भी आवश्यक है। ठीक है, अब एक विशेष प्रकार की आरएच अयोग्यता है। एक विशेष प्रकार की क्या है? आरएच अयोग्यता है, या रोग भी बोल सकते हैं, को एक गर्भवती और उसके गर्भ में पल रहे भ्रूण के बीच में पाई जाती है। अब इसको पहले तो अपन समझ देते हैं। फिर एनसीईआरटी पढ़ते हैं। होता क्या है मेरे पास? होता क्या है, ये तो मेरी है माता और ये मेरा बच्चा हुआ कुछ। ठीक है, मेरा मतलब, कहने का मतलब समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, ये मेरी मदर और ये एक बच्चा है। ये बच्चा जो है गर्भ के अंदर है। माता जो है वो आरएच नेगेटिव है। माता कैसी है? आरएच नेगेटिव। यानी माता की अगर मैं आरबीसी को देखने जाऊंगा तो उसके पास आरएच फैक्टर नहीं मिलेगा। लेकिन दिक्कत ये होगी, जो गर्भ में बच्चा है उसकी जो आरबीसी है उसके ऊपर आरएच है। उसकी आरबीसी के ऊपर आरएच है। उसकी आरबीसी के ऊपर आरएच कारक है। अब जब तक गर्भ में रहेगा तो वो अपरा आप जानते हो, अपरा एक प्रकार की अपरा नाड़ जिसको बोला जाता है, अपरा नाड़, उसके द्वारा सेपरेट रहते हैं। वैसे ब्लड जो है वो एक दूसरे का क्या रहता है? सेपरेट। जब तक वो भ्रूण के अंदर है उनका ब्लड एक दूसरे से अलग रहेगा, मिश्रित नहीं होगा। लेकिन जब प्रसव होगा, प्रसव जानते हो, पार्चुरेशन जिसको बोलते हैं, प्रसव की जब क्रिया होगी, डिलीवरी जिसको नॉर्मली बोला जाता है, तो प्रसव की क्रिया के दौरान क्या होगा? जब बच्चा बाहर आएगा तब वहां पे ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है। वहां पे ब्लड की मिक्सिंग हो सकती है। वहां पे ब्लड क्या हो सकता है? मिक्स हो सकता है। अब जब ब्लड मिक्स होगा तो एक तो आरएच नेगेटिव है और दूसरा बच्चा कैसा है? आरएच पॉजिटिव है।
जब दोनों का रक्त मिलेगा तो मैंने पहले बताया था कि RH जो नेगेटिव है, जिसके पास RH नहीं है, उसके शरीर में, मतलब माता के शरीर में, माता के शरीर में बन जाएगी प्रतिरक्षी। किसके विरुद्ध प्रतिरक्षी बनेगी? इस RH पॉजिटिव के विरुद्ध, और इस RH पॉजिटिव को मारने की कोशिश करेगी। लेकिन कैसे मारेगी? बच्चा तो पहली बार में तो निकाल दोगे आप, प्रतिरक्षी बनेगी तब तक। पहली बार में तो प्रतिरक्षी बन रही है, शरीर को पता चला है, वो धीरे धीरे प्रतिरक्षी बना रहा है, लेकिन हमने तो प्रसव कर दिया, तो पहले बच्चे को तो कोई दिक्कत हुई ही नहीं। पहला बच्चा सेफ है, पहला बच्चा क्या है? सेफ है, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन प्रतिरक्षी तो बना के गया है वो। पहला बच्चा सेफ है, डिलीवरी हो चुकी है, नॉर्मल है, लेकिन वो बच्चा अपनी छाप छोड़ के चला गया। वो बच्चा अपनी छाप छोड़ के चला गया, यानी कि वो माता के शरीर में RH के विरुद्ध प्रतिरक्षी बना के चला गया। इतना उसने काम कर दिया। अब हुआ क्या? दूसरी बार जब दूसरी बार प्रेगनेंसी हुई और मान लो दूसरी बार भी बच्चा RH पॉजिटिव वाला निकला, दूसरी बार भी बच्चा RH पॉजिटिव वाला निकला, तो अब दिक्कत होगी। अब जब प्रसव की बारी आएगी, या जब भी ब्लड मिक्सिंग हो जाएगा, या फिर जब भी ब्लड मिक्सिंग होगा, तो सीधी सीधी माता की प्रतिरक्षी बनी हुई है, माता के अंदर प्रतिरक्षी बनी हुई है, वो इस RH पॉजिटिव वाले को खत्म कर देगी। तो बच्चे की RBC क्या हो गई? नष्ट कर देगी। बच्चे की RBC क्या करेगी? नष्ट करेगी, और बच्चे के अंदर आ जाएगी खून की कमी, और खून की कमी से होता है एनीमिया। खून की, ब्लड की कमी से होता है एनीमिया, यानी कि बच्चे के अंदर खून की कमी, एनीमिया, पीलिया, ये सारे रोग हो जाएंगे। और इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, गर्भ रक्ताणु कोरकता। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, या गर्भ रक्ताणु कोरकता। क्या मेरी बात समझ में आई? अब इससे बचेंगे कैसे? दिक्कत तो ये है भी, इससे बचेंगे कैसे? हमको दिक्कत ये है कि हमें वो प्राकृतिक प्रतिरक्षी बनने नहीं देनी है। माता के शरीर में हमें प्राकृतिक प्रतिरक्षी बनने नहीं देनी है। चलो ठीक है, प्राकृतिक प्रतिरक्षी बन गई तो अगले बच्चे को दिक्कत है, तो आप क्या करो, एक बार के लिए प्राकृतिक प्रतिरक्षी बनने से पहले कृत्रिम रूप से टीका दे दो। कृत्रिम रूप से उसी प्रतिरक्षी का टीका दे दो। RH के विरुद्ध जो प्रतिरक्षी बन रही थी प्राकृतिक रूप से, ऐसी की ऐसी प्रतिरक्षी आप कृत्रिम रूप से उस माता के शरीर में प्रवेश करवा दो। अब उसको जब मैंने कृत्रिम रूप से प्रवेश करवाया, चलो अगर मैंने प्रवेश नहीं करवाया होता तो प्राकृतिक बन जाती, और प्राकृतिक लॉन्ग टर्म तक यूज होती है। प्राकृतिक प्रतिरक्षी लंबे समय तक चलती है, लॉन्ग टर्म तक चलेगी। तो प्राकृतिक प्रतिरक्षी लंबे समय तक चलेगी तो आगे वाले बच्चे को दिक्कत है, लेकिन ये जो कृत्रिम प्रतिरक्षी है वो तो कुछ समय बाद अपने आप नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए अपन टीके के रूप में प्रतिरक्षी को इंजेक्ट करवा देते हैं, जो कि कुछ समय बाद अपने आप भूल जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। ये प्रोसेस है इसका, ये प्रोसेस है। बस हमको प्राकृतिक प्रतिरक्षी नहीं बनने देना है, वो दिक्कत कर देगी। अब जब मैं इसकी NCERT पढ़ने जाऊंगा तो आपको लगेगा क्या ही था, अरे ये, अरे दीवाने, क्या ही था ये। चलो आइए बात करते हैं, कहाँ पे थे हम? एक विशेष प्रकार की RH अयोग्यता को एक गर्भवती का नाम माता है। गर्भवती क्या है? माता है, और RH नेगेटिव दे रखा है, ठीक है। और उसके गर्भ में पल रहे भ्रूण RH पॉजिटिव भ्रूण बोला है, यस, कोई दिक्कत नहीं है। अपरा द्वारा पृथक रहने के कारण भ्रूण का RH एंटीजन, भ्रूण के पास RH एंटीजन है, वो सगर्भता के समय माता के RH नेगेटिव को प्रभावित नहीं कर पा रहा है, ठीक है, सेपरेट है अपरा के द्वारा। लेकिन फिर भी पहले प्रसव के समय जब प्रसव होगा तो माता के RH नेगेटिव रक्त से शिशु के RH पॉजिटिव रक्त के संपर्क में आने की, जब प्रसव होगा तब संपर्क में आने की संभावना है। तो ऐसी दशा में क्या होगा? माता के रक्त में RH प्रतिरक्षी बनेगी। माता के ब्लड के अंदर क्या होगी? RH प्रतिरक्षी बनेगी। मैंने यही तो बोला कि माता के पास RH है नहीं, जब वो शिशु के RH को देखेगी, अब ब्लड नया RH देख रहा है तो उसको लगेगा ये तो क्या ही है। जब कोई ब्लड जिसके पास RH नहीं है वो नया RH देखेगा तो वो तो उसको दुश्मन समझेगा, तो वो RH प्रतिरक्षी बनाई माता ने। तो ऐसी दशा में माता के रक्त में बनी RH प्रतिरक्षी, और ये प्रतिरोध में एंटीबॉडीज बनाना शुरू करती है। यदि परवर्ती गर्भावस्था होती है, परवर्ती मतलब वापिस जब यही गर्भावस्था होगी सेम टू सेम, तो रक्त से RH नेगेटिव भ्रूण के रक्त से यानी कि RH जो नेगेटिव रक्त है उसके भ्रूण के RH प्रतिरक्षी का रिसा, भ्रूण के अंदर RH पॉजिटिव कौन है? भ्रूण है, और उसके अंदर RH प्रतिरक्षी है, उसका रिसा हो सकता है, RBC नष्ट हो सकती है भ्रूण की, और ये भ्रूण के लिए जानलेवा हो सकती है। इसे रक्ताल्पता, खून की कमी,
या फिर पीलिया हो सकता है बच्चे को, और ऐसी दशा को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस गर्भ रक्ताणु कोरकता कहते हैं। इस स्थिति से बचने के लिए माता को प्रसव के तुरंत बाद, जैसे ही प्रसव होता है, आप बाहर से आरएच प्रतिरक्षी का उपयोग करवा दो, आप बाहर से आरएच प्रतिरक्षी दे दो, ताकि वो थोड़े टाइम बाद अपने आप भूल जाए और अगले बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हो। अगर आपने आरएच प्रतिरक्षी नहीं दी, अगर आपने आरएच प्रतिरक्षी नहीं दी और प्राकृतिक रूप से माता ने आरएच प्रतिरक्षी बना दी, तो अगले बच्चे को दिक्कत होगी, अगले बच्चे को दिक्कत होगी। बोलो यस और नो। आरएच फैक्टर अच्छे से समझाया क्वालिटी के साथ। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस से क्वेश्चन पूछने जाने की संभावना है। अगर आपसे पूछे कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के लिए कौन सा युग्म होना चाहिए, तो आरएच नेगेटिव माता और आरएच पॉजिटिव नर। मादा कैसी होनी चाहिए? आरएच नेगेटिव, और नर कैसा होना चाहिए? आरएच पॉजिटिव। क्यों? तभी तो बच्चा आरएच पॉजिटिव होगा, तभी तो बच्चा आरएच पॉजिटिव होने की संभावना होगी। भाई अपन कह रहे हैं कि जो गर्भ रक्ताणु कोरकता है वो किसके बीच होगी? आरएच नेगेटिव मादा और आरएच पॉजिटिव भ्रूण के बीच में होगी। आरएच नेगेटिव मादा और आरएच पॉजिटिव भ्रूण के बीच में होगी। मतलब माता तो फिक्स है आरएच नेगेटिव होनी चाहिए। अगर आपको नर का पूछ ले, नर और मादा का पूछ ले, बच्चे के बारे में पूछे नहीं, आपको पूछे कि जोड़ा कैसा होने चाहिए इरिथ्रोब्लास्टोसिस के लिए, तो जोड़े में ये तो पता है कि मादा तो आरएच नेगेटिव होगी, तभी इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस होगा। अब नर की बात आई, अगर नर भी आरएच नेगेटिव हो गया, मतलब माता के पास भी आरएच प्रतिरक्षी नहीं है और नर के पास भी अगर आरएच प्रतिरक्षी नहीं है, तो बच्चा आरएच पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। इसके पास भी आरएच नहीं है, तो निषेचन करेंगे, जनन करेंगे, और जो भ्रूण मिलेगा उसमें भी आरएच प्रतिरक्षी नहीं होगी फिर तो। इसीलिए नर का आरएच पॉजिटिव होना जरूरी है, तभी बच्चा आरएच पॉजिटिव मिलने की संभावना होगी, अगर आपको जोड़ा पूछे तो मादा तो फिक्स है आरएच नेगेटिव, नर कैसा होना चाहिए? आरएच पॉजिटिव। अगर बच्चे के बीच में जोड़ा पूछे तो भी सेम रहेगा, मादा आपकी नेगेटिव होगी, बच्चा पॉजिटिव होगा, तब आपका एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस की क्रिया होगी। और समझ में आई हो तो कमेंट के अंदर दिल बना देना, आग लगा देना। यस। अब अपना एक टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं रक्त स्कंदन या ब्लड क्लोटिंग। यस, रक्त स्कंदन या ब्लड क्लोटिंग, ये क्या होता है सर? ये क्या होता है, थोड़ा समझाने का प्रयास करिए हमें। तो बेसिकली क्या होता है, सीधी भाषा में अगर मैं बात करूं तो आपको चोट तो लगती होगी। जब आपको चोट लगती है तो क्या होता है? खून बहना स्टार्ट होता है। तो सर अगर खून बहना स्टार्ट हो गया है तो वो बंद कैसे हो जाता है? बहता ही रहना चाहिए। अगर कोई चीज बह रही है तो वो तो बहती ही रहनी चाहिए। अगर आपने पानी का वॉल्व चालू किया है, तो वो तो चालू ही रहना चाहिए जब तक आप उसको हाथ नहीं दे रहे हो, वो तो चालू ही रहना चाहिए। तो उसी प्रकार खून अगर बहना स्टार्ट हुआ है तो वो बंद क्यों हो रहा है? वो तो चालू रहना चाहिए, और चालू रहने के बाद खून सारा शरीर से बह जाएगा और अपन मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। ये क्रियाविधि होनी चाहिए, लेकिन वो ब्लड जो है वो बहना बंद हो जाता है। वो बहना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। उसका रीजन यही है कि वो रक्त स्कंदित हो जाएगा। वो रक्त क्या हो जाता है? स्कंदित हो जाता है, यानी कि जम जाता है। वो रक्त क्या हो जाता है? स्कंदित या जम जाता है। अब चोट के बाद आप देखते हो तो कुछ दिन बाद आपको रेड रेड करके फिर ब्राउन कलर की पपड़ी जम जाती है, उसके ऊपर ब्राउन कलर का वो पपड़ी जम जाती है, राइट? वही तो ब्लड क्लोटिंग है। बेसिकली वो जो ब्राउन कलर की पपड़ी जमती है वो फाइब्रिन के धागे का जाल है। फाइब्रिन धागे का क्या है? जाल है। यस, नीट का सवाल पूछा गया है ये वाला, फाइब्रिन धागे वाला नीट के अंदर सवाल पूछा गया है। यस, अभी पूछा गया है 1-2 साल पहले ही कि फाइब्रिन धागे, एनसीईआरटी की लाइन है, अभी बता दूंगा मैं आपको कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है? अब देखो होता क्या है, सबसे पहले अगर हम प्रोसेस को समझे कैसे ये क्रिया होती है, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ने का मजा आएगा। पहले प्रोसेस को समझते हैं, फिर एनसीईआरटी पढ़ने का क्या आएगा? मजा आएगा दोस्त। ओके, तो चलिए प्रोसेस को समझते हैं। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। होता क्या है, जैसे ही आपको
चोट लगी, ये आपको चोट लगी। चोट लगने पर आप जानते हो आपके शरीर के अंदर संगठित पदार्थ होते हैं। जब मैंने ब्लड पढ़ाया तब मैंने बताया था संगठित पदार्थ कौन-कौन से हैं। जब मैंने ब्लड पढ़ाया तब मैंने बताया था कि एक तो आपकी आरबीसी, एक आपकी डब्ल्यूबीसी और एक आपकी प्लेटलेट्स जो हैं, वो क्या है आपकी ब्लड के अंदर संगठित पदार्थ हैं। वो आपके क्या है ब्लड के अंदर संगठित पदार्थ हैं। जैसे ही चोट लगती है, जैसे ही आपको चोट लगती है, जैसे ही आपको चोट लगती है, तो ये जो आपका प्लेटलेट्स हैं, वो कुछ पदार्थ स्रावित करेगी। ये जो प्लेटलेट्स हैं, ये जो प्लेटलेट्स हैं, वो कुछ पदार्थ स्रावित करती हैं, जो कि स्कंदन के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, जो कि स्कंदन या रक्त के जमने के प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। अब वो कौन सा पदार्थ स्रावित किया है ऐसा इसने? चलिए आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले चोट लगने पर चोट लगने पर जो आपकी प्लेटलेट्स हैं उसने स्त्रावित किया थ्रोम्बोप्लास्टिन। प्लेटलेट्स ने स्त्रावित किया थ्रोम्बोप्लास्टिन। याद रहेगा क्या दोस्त? प्लेटलेट्स से प्लास्टिन रिलेट करता है, प्लेटलेट्स से प्लास्टिन नाम रिलेट करता है, इसलिए आप याद रख सकते हो थ्रोम्बोप्लास्टिन किसने स्त्रावित कर दिया? प्लेटलेट्स के अंदर। अब जो प्लाज्मा है, अब जो ब्लड का प्लाज्मा भाग है, ब्लड का जो प्लाज्मा भाग है, उसके अंदर हमने पहले बात की थी कि खूब सारे क्लोटिंग फैक्टर निष्क्रिय अवस्था में रहेंगे। खूब सारे क्लोटिन फैक्टर जो हैं, क्लोटिंग जो फैक्टर हैं, वो रहेंगे आपके निष्क्रिय अवस्था में। यस। अब होता क्या है बेसिकली, जो आपका एक कारक होता है जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन। क्या नाम है? प्रोथ्रोम्बिन। जिसके आगे प्रो लिखा आ रहा है वो इनएक्टिव फॉर्म में है, जिसके आगे प्रो लिखा आ रहा है वो इनएक्टिव फॉर्म में है, और उस प्रोथ्रोम्बिन को बदलना पड़ेगा एक्टिव फॉर्म में, और उसकी एक्टिव फॉर्म है थ्रोम्बिन। उसकी एक्टिव फॉर्म है थ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन प्लाज्मा में निष्क्रिय था, उसकी एक्टिव फॉर्म है थ्रोम्बिन, और उसको मुझे बदलना पड़ेगा। उसके लिए या तो मैं थ्रोम्बोप्लास्टिन का यूज ले लूं, जो कि प्लेटलेट्स ने स्रावित किया थ्रोम्बोप्लास्टिन, या तो मैं किसका यूज लूं? थ्रोम्बोप्लास्टिन का यूज लूं, जो कि मेरा प्लेटलेट्स ने स्रावित किया, या फिर इसकी जगह पे मैं एक और एंजाइम यूज कर सकता हूं, थ्रोम्बोकाइनेज। मैं थ्रोम्बोकाइनेज की मदद से भी प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल दूंगा। चलो सर, इतना प्रोसेस हो गया कि प्रोथ्रोम्बिन को आपने थ्रोम्बिन में बदल दिया, किसकी सहायता से? थ्रोम्बोकाइनेज या थ्रोम्बोप्लास्टिन की सहायता से। चलो मैं थ्रोम्बोकाइनेज की सहायता से कह देता हूँ, है ना। मैं कह देता हूँ कि मैंने थ्रोम्बोकाइनेज की सहायता से प्रोथ्रोम्बिन जो कि एक निष्क्रिय था, उसको थ्रोम्बिन जो कि एक्टिव है उसमें बदल दिया। अब उसी प्लाज्मा के अंदर एक और था जिसका नाम है फाइब्रिनोजन। एक और कारक था जिसका नाम है फाइब्रिनोजन, और उसको मुझे बदलना पड़ेगा एक्टिव फॉर्म में, जिसका नाम है फाइब्रिन। मुझे बदलना पड़ेगा फाइब्रिन में, और वो फाइब्रिन में बदलने का काम कौन करेगा? थ्रोम्बिन करेगा। इसका मतलब बात ये है दरअसल, एट द एंड मेरे को चाहिए फाइब्रिन, एट द एंड मेरे को चाहिए फाइब्रिन, और ये पता है मेरे को कि फाइब्रिन बनेगा फाइब्रिन नोजन से, और ये बनाएगा कौन? थ्रोम्बिन। तो पहले मेरे को थ्रोम्बिन बनाना पड़ेगा, और हमें पता है कि थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन से बनता है, थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन से बनता है, और ये भी पता है कि इसको बनाएगा थ्रोम्बोप्लास्टिन या थ्रोम्बोकाइनेज। तो पहले ये बनाना पड़ेगा, तो पहले हम प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनाएंगे, फिर इस थ्रोम्बिन का यूज करेंगे फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलने के लिए, और एट द एंड फाइब्रिन के धागे का जाल ही तो होता है। एट द एंड फाइब्रिन के धागे का जाल होता है कौन तो जहाँ पे चोट लगती है वहां पे जो जाल बनता है वो फाइब्रिन के धागे का होता है। यस। आइए अब इसको पढ़ेंगे तो बहुत हलवा लगेगा। किसी चोट या घात के प्रतिक्रिया स्वरूप रक्त का स्कंदन होगा। चोट लगी, घात लगी, तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? रक्त स्कंदन। इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? ब्लड का क्लोटिंग होना, स्कंदन होना। यह क्रिया शरीर से बाहर अत्यधिक रक्त को बहने से रोकेगी। क्या क्रिया है ये वाली? रक्त स्कंदन की जो क्रिया है उसका यूज क्या है कि शरीर से बाहर ज्यादा रक्त न बहे, इसलिए रक्त को बहने से रोकती है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? वाई? आपने किसी चोट या घाव पर कुछ समय बाद गहरे लाल या भूरा रंग का झाग सा देखा होगा, पपड़ी सी देखे, ये तो सबने देखी। यह रक्त का स्कंदन या थक्का है। यही तो रक्त का थक्का है, यही तो रक्त का स्कंदन है, जो मुख्यतः फाइब्रिन धागे के जाल से बनता है। यानी रक्त स्कंदन किसका होता है? थक्का। फाइब्रिन, रक्त का थक्का फाइब्रिन धागे का जाल है। ये स्टेटमेंट था नीट का फेवरेट।
नीट का फेवरेट और पूछा भी गया है, आई थिंक नीट 2022 या 23 के अंदर पूछा गया था, और उसने इस फाइब्रिन की जगह थ्रोम्बिन दे दिया था। उसने इस फाइब्रिन की जगह क्या दे दिया था दोस्त? थ्रोम्बिन। उसने बोला कि रक्त का थक्का थ्रोम्बिन के धागे का जाल है, लेकिन वो फाइब्रिन के धागे का जाल था। स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट था, स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट था। या चलो, फाइब्रिन धागे का जाल है, उस जाल के अंदर क्या चीज़ है वो? अब आग चोट लगती है, चोट लगती है तब जो आप गहरा लाल या भूरे रंग का झाग या पपड़ी देखते हो, वो बेसिकली है क्या पपड़ी के अंदर? तो उसके अंदर एक तो मरे और मरे और क्षतिग्रस्त संगठित पदार्थ, मतलब आरबीसी कोई मरी है चोट के अंदर, चोट के अंदर डब्ल्यूबीसी मरी है, चोट के अंदर कोई प्लेटलेट्स मरी है, तो वो सारे मरे हुए संगठित पदार्थ उलझे हुए होते हैं। वो सारे मरे हुए संगठित पदार्थ या क्षतिग्रस्त जो चोट लगी है जिन संगठित पदार्थों को, वो सारे वहां पे उलझे हुए होंगे। ठीक है। फाइब्रिन, अब देखो फाइब्रिन कैसे बनती है? फाइब्रिन रक्त प्लाज्मा में उपस्थित एंजाइम थ्रोम्बिन की सहायता से फाइब्रिनोजन से बनती है। मैंने अभी बताया फाइब्रिनोजन से बनाओगे। फाइब्रिन को यूज कौन होगा? थ्रोम्बिन। इसका मतलब पहले थ्रोम्बिन को बनाना पड़ेगा। अब थ्रोम्बिन को कैसे बनाया? आगे लिखा हुआ है, थ्रोम्बिन की रचना प्लाज्मा में उपस्थित निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन कैसा है? निष्क्रिय है। इससे किसकी थ्रोम्बिन की रचना होगी? किससे? प्रोथ्रोम्बिन से, जो कि क्या है? निष्क्रिय। और इसके लिए यूज किसका होगा? थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम समूह की आवश्यकता होती है। यस। और ये एंजाइम जो है थ्रोम्बोकाइनेज, वो भी स्टेप बाय स्टेप बनता है। प्लाज्मा में उपस्थित अनेक निष्क्रिय कारकों की सहायता से वो बनता जाएगा, एक के बाद एक अनेक एंजाइमी प्रतिक्रिया, सोपानी प्रक्रम, यानी एक स्टेप बाय स्टेप चीजें बनेगी इसके अंदर, है ना? स्टेप बाय स्टेप ही तो बन रही है। प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बन रहा है, फिर फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बना रहे हो थ्रोम्बिन की सहायता से, ये स्टेप बाय स्टेप है। एक चोट या घात रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स को विशेष कारकों को मुक्त करने के लिए प्रेरित करती है। चलो, चोट लगी, घात लगी, तो प्लेटलेट्स जो है वो भी एक विशेष कारक स्रावित करेगी, जिसका नाम मैंने बताया थ्रोम्बोप्लास्टिन। मैंने क्या बताया था? थ्रोम्बोप्लास्टिन। प्लेटलेट से प्लास्टिन रिलेट करता है, जिससे स्कंदन की प्रक्रिया शुरू होगी। क्षतिग्रस्त ऊतक जो है वो भी कुछ जगह पर कारक मुक्त कर सकते हैं स्कंदन को प्रारंभ करवाने के लिए। जो आपके जहाँ पे चोट लगी है वहाँ पे जो टिश्यू है वो भी क्या कर सकते हैं? कभी कभी कारक स्रावित करते हैं, जो कि इस स्कंदन की प्रक्रिया को शुरू शुरू करते हैं। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो नीट के अंदर पूछी भी गई है कि इस स्कंदन की प्रक्रिया में कौन सा आयन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो वो है आपका कैल्शियम आयन। वो आपका है कैल्शियम आयन। ध्यान से रट्टा मार लो, ध्यान से रट्टा मार लो, क्या पता नीट के अंदर ये सवाल पूछ ले। ध्यान से रट्टा मारना, कैल्शियम आयन जो है वो ब्लड क्लोटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। यस। क्या मेरी बात आपके जहन में घुस रही है? समझ में आ रही है तो यस लिख, समझ में आ रही है तो यस लिख, अगर समझ में आ रही है तो यस लिख। क्या रक्त का स्कंदन क्लियर है? पूरा पूरा रक्त का स्कंदन क्लियर है। अब लास्ट जो टॉपिक बचा है वो है लसिका। उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाता है परिसंचरण पथ। उसके बाद स्टार्ट हो जाता है परिसंचरण पथ, यानी कि लसिका बचा है। लसिका आपका बचा है, जिसको ऊतक द्रव भी कहा जाता है। क्या करें? नेक्स्ट क्लास में करें। आई थिंक इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर कैरी करेंगे, इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर कैरी करेंगे, और अच्छे से क्वालिटी के साथ इसको पढ़ाऊंगा। और नीट के अंदर इससे कुछ पूछा जाएगा, संभावना भी है थोड़ी बहुत मेरे को लग रही है, तो वो भी आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा। और क्वालिटी के साथ खत्म करेंगे। आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको बहुत बेहतरीन लगी होगी। बहुत अच्छे से एक एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया, और एनसीईआरटी की एक एक लाइन समझाई, एनसीईआरटी की एक एक लाइन समझाई बहुत बेहतरीन तरीके से। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है दिल से तो आग लगा दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और प्यार सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। सब्सक्राइब करके थोड़ा बहुत सपोर्ट आप हमको कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर परिसंचरण पद को क्वालिटी के साथ खत्म करेंगे, लसिका को भी क्वालिटी के साथ खत्म करेंगे। आज बहुत अच्छा पढ़ाया। आज के सारे सवाल, अब तक के जितने भी सवाल बनते हैं नीट के अंदर, आप उसको ट्राई करिएगा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को। नहीं हो तो कमेंट में बताना, नहीं हो तो कमेंट में बताना, और हो जाए तो शुक्रिया अदा ज़रूर करना। यस। तो आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अच्छे से मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।